हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 2 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं, तो उनको मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल ये पूरा अध्याय जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद तीसरा अध्याय को हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखांकन अवधि का सामान्यतः समय है। इसको मैंने आपको पढ़ाया था ना, कितना, एक वर्ष। एक वर्ष, और यहाँ पे वर्ष नहीं दिया है तो क्या है, माह आएगा। तो कितने माह होते हैं एक वर्ष में? 12 माह। दायित्व प्लस पूंजी का योग होता है। दायित्व प्लस पूंजी का योग होता है कितना? दायित्व प्लस पूंजी का योग कितना होगा भाई? तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, पूंजी का योग होगा संपत्ति, है ना। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, संपत्ति के बराबर होगा। तीसरा है, भारत में लेखांकन प्रमाप बोर्ड का गठन कब किया गया? इसको भी आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था ना कब किया गया था। तो इसका उत्तर आपको लेना है, बी लेना है, 1977। ठीक है। देखो, छोटे छोटे प्रश्न जो है वो याद नहीं रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। और ऐसे तो मैं आपको ये सारे प्रश्न आपको खुद बनाने के लिए कहता, लेकिन एक बार जब आप वीडियो देखोगे तो जब एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ना, तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, इसलिए इसे बताया जा रहा है आपको। चलो आगे देखो, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, लेखांकन हेतु व्यक्त किए गए तर्क संगत विचार को कहते हैं। तर्क संगत विचार को क्या कहोगे भाई? अवधारणा कहोगे, है ना, अवधारणा। दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ? तो ये हुआ था इटली से, है ना। तो उत्तर क्या लेना है, इटली लेना है। पूंजी खाता। पूंजी खाता, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। पूंजी खाता, तो पूंजी खाता जो है व्यक्तिगत खाता को कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत खाता को हम क्या कहते हैं, पूंजी खाता कहते हैं। द्विप्रविष्ट प्रविष्टि का अर्थ होता है, द्विप्रविष्टि का अर्थ होता है, क्या होता है, एक ही लेन देन के दो पक्षों की प्रविष्टि को हम द्विप्रविष्टि कहते हैं। आठवां प्रश्न है, नई मशीन की स्थापना का व्यय डेबिट होता है। तो उत्तर क्या लेना है, मशीन खाते, है ना। नई मशीन की स्थापना का व्यय डेबिट होता है, जो मशीन खाते से होता है, मशीन से पैसा, है ना, तो मशीन खाते कहेंगे उसे। इसके बाद देखो नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से नाम नामात्र के खाते होते हैं? तो नामात्र के खाते कौन से होते हैं भाई? तो नामात्र के जो खाते होते हैं ना, वो ब्याज खाता होता है, नामात्र का खाता। ये कोई खाता नहीं होता है। आपके अकाउंट में अगर पैसा लंबे टाइम से, तो उसमें ब्याज लगेगा। आप कर्जा लिए तो कर्जे से आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ नामात्र का खाता होता है। ठीक है। 10वां देखो, 10वां प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 1956 एवं संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत लेखांकन के किस आधार को मान्यता दी गई है? तो लेखांकन के किस आधार को मान्यता दी गई है? उपार्जन, है ना, उपार्जन को मान्यता दी गई है। 11वां प्रश्न है, लेखांकन के किस आधार में रोकड़ व उधार लेन देन में भेदभाव नहीं किया जाता है? तो उधार लेन देन में भेदभाव नहीं किया जाता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी उपार्जन ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता थे? तो उत्तर आपको लेना है लूकस पैसियोली, है ना, लूकस पैसियोली लेना है। ठीक है। चलो अगला देखो, इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति, दिया हुआ है ना। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति वाला प्रश्न है, तो उसमें देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, व्यावसायिक लेन देन की सत्यता खाली स्थान से प्रमाणित होती है। तो किससे प्रमाणित होती है? प्रमाणक, है ना। प्रमाणक आप लोगों को पता होगा, जब तक कि आपको प्रमाणक नहीं दिया जाएगा तब तक कि आप कैसे साबित कर सकते कि आपने कोई सामान खरीदा है और सामान को किसी ने बेचा है ना। तो आपको एक बिल दिया जाता है, वो प्रमाणक होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। चलो दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है, व्यवसाय की अस्तित्व उसके खाली स्थान से पृथक होता है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, स्वामी आएगा, है ना। स्वामी से क्या होता है, पृथक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको स्वामी लेना है। तीसरा प्रश्न, लेखांकन प्रमाप रीति रिवाज कानून अथवा पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई खाली स्थान है। तो उत्तर क्या लेना है, आचार संहिता, है ना। आचार संहिता, जब चुनाव होता है तब भी आचार संहिता लगता है ना, तो चुनाव के समय भी आचार संहिता लगता है। तो यहाँ पे क्या लेना है, आचार संहिता।
संहिता। ठीक है, ये टेबलेट में अच्छा बनता है यार, मोबाइल में ज़्यादा दिक्कत, मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, क्योंकि टेबलेट बड़ा होता है, मोबाइल छोटा होता है। तो मैं अभी ये मोबाइल में बना रहा हूँ, इसलिए साफ साफ लिखते भी नहीं बनता है। चलो आगे देखो। इसके बाद चौथा प्रश्न, प्रत्येक सौदे में खाली स्थान पक्ष प्रभावित होते हैं। तो दो आ जाएगा यहाँ पे, है ना। कितने पक्ष प्रभावित होंगे? दो। एक पैसा लेगा और एक पैसा देगा। ठीक है, दो पक्ष प्रभावित होंगे। पांचवा है, दोहरा लेखा प्रणाली का आविर्भाव सन खाली स्थान में हुआ था। तो सन यहाँ पे लेना है आपको 1494 लेना है ना, 1494। तो 1494 में हुआ था। छठवां प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली में वैसायिक सौदे का लेखांकन खाली स्थान चरणों में किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा तीन चरणों में किया जाता है। ख्याति एक खाली स्थान संपत्ति है, तो यहाँ पे अमूर्त आ जाएगा। क्या लेना है? अमूर्त, है ना, अमूर्त। ठीक है, अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, इसके बाद देखो आठवां प्रश्न, प्रत्येक नामे के लिए, एक मिनट इसे हटाते हैं, अब फिर से करते हैं। प्रत्येक नामे के लिए एक खाली स्थान का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है भाई? अगर आपके पास में जमा नहीं होगा तब तक के नामे कहाँ दिखाएगा ना, तो जमा होना जरूरी, तो जमा का होना आवश्यक है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, जैसे क्रेडिट है तो डेबिट का होना जरूरी है, डेबिट है तो क्रेडिट का होना, तो इसीलिए यहाँ पे नामे कहा गया है, तो नामे है तो जमा होना जरूरी है। इसके बाद है, इकहरा लेखा प्रणाली खाली स्थान है। इकहरा लेखा प्रणाली खाली स्थान है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण एवं अवैधानिक, है ना। यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा अपूर्ण एवं अवैधानिक आ जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता खाली स्थान से, तो कौन थे भाई? वही लूकस पैसियोली, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लूकस पैसियोली। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लूकस लिख रहा हूँ ना, लूकस पूरा नाम है लूकस पैसियोली। ठीक, इसके बाद देखो 11वां, खाते के खाली स्थान प्रकार होते हैं। खाते के 3 प्रकार होते हैं। खाते के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न है, लेखांकन के खाली स्थान आधार को कंपनी अधिनियम 1956 व संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो उत्तर क्या लेना है? उपार्जन आधार पर मान्यता प्राप्त है ना। इसके बाद देखो 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न, पेशेवर व्यक्ति के लिए लेखांकन का खाली स्थान आधार उपयुक्त है। तो रोकड़ आधार क्या है? उपयुक्त है। लेखांकन के खाली स्थान, 14वां प्रश्न देख रहे हैं ना, लेखांकन के खाली स्थान आधार गाप पर आधारित है। तो उपार्जन पर, जो आधार है वो उपार्जन है ना, तो उपार्जन के गाप पर आधारित है। अब आते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर दीजिए में देखो पहला प्रश्न क्या है, भारत में लेखांकन प्रमाप बोर्ड का गठन कब हुआ? तो उत्तर क्या लिखोगे? 21 अप्रैल 1977 में हुआ था ना। दूसरा है, लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों, कानूनों अथवा पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये कोल्हर का है ना। कोल्हर के अनुसार, जैसे हमने पढ़ा था ना, कई प्रश्न ऐसे हैं जैसे कि वहाँ पे पहले ही विशिष्ट, मतलब जो उससे आधारित है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से तर्क देते हैं। तो इसी तरीके से कोल्हर ने ये तर्क दिया है। इसके बाद देखो तीसरा, कोई निश्चित विचार जो क्रमबद्धीकरण का कार्य करता है अवधारणा कहलाती है। यह कथन किसका है? ये भी कोल्हर का ही है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, वर्ष के अंत में शेष स्कंध अगले वर्ष के प्रारंभ में यह कहलाता है प्रारंभिक स्कंध कहलाएगा, है ना। अगले वर्ष जैसे शुरू होगा तो शुरुआत में क्या हो जाएगा? शुरू उसके लिए शुरू हो जाएगा अगले वर्ष के लिए, तो इसलिए इसे प्रारंभिक स्कंध कहा जाता है। अब देखो सत्यासत्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक सौदों में 2 पक्ष होते हैं, ये सत्य है ना। उत्पादन, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है, उत्पादन की नीति मुद्रा मापन की अवधारणा है, यह असत्य है। पूंजी बराबर संपत्ति माइनस, मतलब घटाना है दायित्व को, तो ये कथन क्या सत्य है? तो ये कथन भी सत्य है।
लेखांकन अवधि, चौथा प्रश्न देख रहे हैं, लेखांकन अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है, ये सत्य है। लेन देनों का लेखांकन लिखित प्रमाणकों के आधार पर किया जाता है, ये भी सत्य है। इसके बाद अब एक एक नंबर के ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जिनका उत्तर एक लाइन में देना होता है या 25 शब्दों में देना होता है, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है। तो आधारभूत लेखांकन समीकरण, इसका मतलब है कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, है ना, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होगा। दूसरा प्रश्न है मुद्रा माप की अवधारणा क्या है। तो उत्तर क्या लिखोगे, लेखांकन में केवल उन्हीं लेनदारों एवं लेन देनों एवं घटनाओं का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा है लागत अवधारणा क्या है। तो संपत्ति को पुस्तक में क्रय मूल्य में ह्रास घटाकर दिखाया जाता है, ये कहलाता है लागत अवधारणा कहलाता है। चौथा प्रश्न है द्विपहलू अवधारणा किसे कहते हैं। तो द्विपहलू अवधारणा क्या होगा, तो दो पक्ष होते हैं जिनमें से एक पक्ष क्या होगा, डेबिट, और दूसरा पक्ष क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। तो द्विपक्ष अवधारणा का मतलब डेबिट और क्रेडिट से होगा। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न, मिलान की अवधारणा किसे कहते हैं। तो शुद्ध लाभ के निर्धारण के लिए किसी विशेष अवधि के सभी व्ययों को उसी अवधि के आगमन से चर्चा करना चाहिए, कह रहा है। छठवां प्रश्न है एकरूपता की अवधारणा क्या है। एक बार जो लेखांकन सिद्धांत चुन लिए गए हैं और लागू कर दिए गए हैं, उन्हें प्रति वर्ष उसी रूप में लागू करते रहना चाहिए। इसके बाद सातवां रूढ़िवादिता की परिपाटी क्या है। तो भविष्य में होने वाले सभी संभावित हानियों के लेखे तो पहले से कर लिए जाते हैं, परंतु संभावित लाभों को छोड़ दिया जाता है। गाप से आप क्या समझते हैं, इसका फुल फॉर्म है ना। तो गाप से आप क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर लेना है। जी का मतलब हो गया जर्नली, है ना, और ए का मतलब एक्सेप्टेड, और दूसरा जो ए है यहाँ पे दिया हुआ है इसका अकाउंटिंग हो जाएगा, और पी का मतलब प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये होगा गाप्स का फुल फॉर्म। इसके बाद देखो नौवां प्रश्न, चालू व्यापार की अवधारणा क्या है। व्यापार भविष्य में अनिश्चित काल तक चलता ही रहता है, तो ये कहलाता है चालू व्यापार, है ना, जो अनिश्चित काल तक चलता ही रहे, उसे हम क्या कहेंगे, चालू व्यापार कहेंगे। उपार्जन की अवधारणा क्या है। आगम का लेखांकन उस समय किया जाता है जब माल का विक्रय किया जाता है अथवा सेवाएं प्रदान की जाती है, एवं इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोकड़ की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं है। 11वां है निरपेक्षता की अवधारणा क्या है। प्रत्येक लेन देन जांच करने योग्य प्रलेखों तथा प्रमाणकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। 12वां है सारता। सारता की परिपाटी क्या है। सारता की परिपाटी क्या है, उत्तर क्या लिखना है, यह परिपाटी पूर्ण प्रकटीकरण परिपाटी का अपवाद है। इस परिपाटी के अनुसार जो मदे महत्वहीन एवं वित्तीय विवरणों के प्रयोग करने वाले के लिए असंगत है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सारता की परिपाटी कहते हैं। 13वां प्रश्न है वस्तुनिष्ठता की संकल्पना क्या है। तो इस संकल्पना के अनुसार लेन देनों का लेखांकन इस प्रकार किया जाता है कि वह लेखापालों व अन्य के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। विवेकशीलता की संकल्पना, इस प्रकार की संभावना के अनुसार व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन इस प्रकार होना चाहिए कि लाभ को अनावश्यक रूप से बढ़ाकर न दिखाया जाए। समस्त अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान कर लिया जाए, परंतु अनुमानित लाभों पर ध्यान दिया जाए। 15वां प्रश्न है, देखो है तो प्रश्न एक नंबर के, लेकिन क्या है इसमें परिभाषा पूछा गया है। तो परिभाषा पूछा गया तो परिभाषा तो बताना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए हो सकता है ये 25 शब्द से ऊपर भी हो सकते हैं। तो लेखांकन प्रमाप से क्या आशा है। तो लेखांकन नीतियों में समरूपता लाने के उद्देश्य से पेशेवर लेखांकन संस्थाओं द्वारा समय समय पर ऐसे लिखित विवरण जारी किए जाते हैं जिनमें वित्तीय विवरण तैयार कर
प्रस्तुत करने के एक समान नियम और व्यवहार निश्चित किए गए होते हैं। निश्चित किए गए नियम एवं व्यवहार ही लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं। 16वां है दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब होता है, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय लेखांकन की उस प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक लेन देन से क्रय दो खातों को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक खाता निश्चित राशि से डेबिट और दूसरा खाता को समान राशि से क्रेडिट करते हैं। 17वां प्रश्न है दोहरा लेखा प्रणाली के जनक। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? लुकास पैसियोली, है ना, लुकास पैसियोली लेना है। इसके बाद 18वां प्रश्न खातों के प्रकार। तो खातों के जो 3 प्रकार हम लोग प्रश्न में पढ़ते थे ना, कौन कौन सा देखो। एक तो होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा हो गया वास्तविक खाता, तीसरा है नामात्र का खाता, है ना। नामात्र का खाता मतलब जो ब्याज वाला खाता होता है उसे हम नामात्र का खाता कहते हैं। फिर लेखांकन का मुख्य 2 आधार क्या है। लेखांकन के जो मुख्य 2 आधार उसमें से एक है रोकड़ आधार और दूसरा उपार्जन आधार है। फिर अगला प्रश्न है कंपनी अधिनियम 1956 एवं संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत लेखांकन के किस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। तो लेखांकन उपार्जन आधार को मान्यता प्रदान की गई है। तो इस तरीके से इसमें जो एक एक नंबर के जितने भी प्रश्न हैं उनको मैंने आपको पूरा बता दिया है ना। अब आपके पास बुक होगा तो बाकी जो अति लघुत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, उनको देख लेना। जो हमने पढ़ाया है उनमें वो सारे प्रश्न हैं, तो आपको अलग से अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी देखने की जरूरत नहीं है। बस जो आपको बताया गया है उस वीडियो को बस देखना है और उससे आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय को देखेंगे।